आप लोगों का NTPC ग्रुप डी का बैच स्टार्ट हो चुका है और 7 दिन का फ्री ट्रायल रहेगा आप लोगों के लिए। 7 दिन आप अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को जानिए, समझिए। गुड मॉर्निंग दीपक कौरी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चीज़ों को समझिए, 7 दिन तक सभी चीज़ों को जानिए आप कि जो है हमारे टीचर हमें कैसा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? देखिए हमारी क्लास में मैं अर्जुन सिंह आपको साइंस पढ़ाऊँगा। साइंस में तीनों चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगा, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में उस दिन बताया था कि सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी लगभग हमारा मोर देन 50% से ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी 50% में आ जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ें और बायोलॉजी में भी जो सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग हमें ह्यूमन के बारे में जानना है और ह्यूमन से संबंधित सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और हाँ भाई, हमारी क्लास में एक बात रहेगी, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी मैं कुछ भी आप लोगों से कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? मतलब जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही बातें पूछूंगा और आपको उन चीज़ों का जवाब भी देना है, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? गुड मॉर्निंग विशाल कुमार। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने डेमो में भी तुम्हें यही पढ़ाया था और हम इसी से ही स्टार्टिंग करेंगे। किस किस ने पढ़ा था लास्ट टाइम ये चैप्टर, बताइए? दीपिका चौधरी, गुड मॉर्निंग। 7 दिन आप अच्छे से अपनी टीचर को जज कर लीजिए कि आपका टीचर कैसा आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो उसके हिसाब से जो है। मोहम्मद साहब, क्या प्रॉब्लम है भाई, बताइए? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, आज पढ़ के देखिए, कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। पहला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, ठीक है भाई? पाचन तंत्र के बारे में हम जानेंगे सारी बातों को और सब कुछ डायग्रामेटिक पढ़ेंगे। डायग्राम के हिसाब से जो है हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। और एक बहुत अच्छा स्पेशल फीचर है हमारे ऐप में कि आप अपनी आवाज़ में हैंडेज करके भी चीज़ों को पूछ सकते हैं अपनी टीचर से ऑफलाइन क्लास के जैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो देखो, पाचन तंत्र में हमें आगे पढ़ना है भाई। सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यही जानते हैं। मोनू कुमार, नमस्ते। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या जानना होता है भाई? परिभाषा के बारे में जानना होता है। उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा के बारे में जानना होता है। तो परिभाषा में हम देखेंगे भाई क्या परिभाषा है पाचन तंत्र की। तो देखो, पाचन तंत्र में क्या करते हैं हम, जो भी भोजन हम लेते हैं उसमें उपस्थित जटिल पदार्थों को किसमें चेंज करना होता है? हमें सरल पदार्थों में चेंज करना होता है। मतलब जो भी भोजन हमने लिया, भोजन में कौन से पदार्थ हुए? जटिल पदार्थों को किस में परिवर्तित करना है? हमें सरल पदार्थों में। किसकी सहायता से परिवर्तित करना है? पाचन तंत्र की सहायता से, ठीक है भाई? अच्छा, सरल पदार्थ को हम अपनी बॉडी में उपयोग कर सकते हैं, बॉडी में इनका यूज़ कर सकते हैं। सरल पदार्थ बॉडी में यूज होंगे और जटिल पदार्थ डायरेक्टली बॉडी में यूज नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, बताइए कोई डाउट हो तो। सरल पदार्थ में चेंज करेंगे। जैसे देखो, हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन मिलकर बनी होती है अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण होता है भाई? प्रोटीन का निर्माण होता है। ये देखो, मैंने तुम्हें अमीनो एसिड बना के दिखाया। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड ये आपस में जोड़ दिया हमने इसे, और ये किसका निर्माण हो गया? प्रोटीन का। और लास्ट में जब हम इसका डाइजेशन कर देते हैं, इसको पचा देते हैं, तो एक सिंपल एक अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं। ये सारे अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर इनका जो भी काम होता है, जिस प्रोटीन का जो भी काम होता है, हम वहाँ पे जो है इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई भाई, बताओ? ये इसकी सिंपल परिभाषा हो गई। मतलब भोजन के रूप में लिए गए जटिल पदार्थों को पाचन तंत्र की सहायता से सरल पदार्थों में बॉडी में उपयोग करने लायक बनाया जाता है। समझ में आ गई बात भाई? बताइए भाई दीपक,
दीपशिका चौधरी बताइए, आस्था बताइए, समझ में आई सारी बातें? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। एक बात मैं आपसे स्पेशली कहना चाहता हूँ, आप जब भी पढ़ें किसी भी क्लास को तो भैया पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठें, पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठें और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। ठीक है, इससे जो है आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और जो है नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, कभी भी आप उसका जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। आपको बार बार क्लास देखने में इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और जल्दी से जो है अपनी लैंग्वेज में जो है आप लिखेंगे तो जल्दी से जो है चीज़ों को पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं और आसानी से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है भाई, देखो उसके बाद मैंने बताया था पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। पाचन तंत्र के भैया बताओ कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग कौन सा था हमारा? आहार नाल, आहार नाल थी, और दूसरा भाग था पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में मैंने आपको 3 ग्रंथि बताई थी। एक तो हमारा था यकृत, एक था लार ग्रंथि और तीसरा क्या था? अग्नाशय। यकृत, लार ग्रंथि और अग्नाशय, इसको कहते हैं लीवर। अगर किसी को इंग्लिश में जानने की इच्छा है तो इंग्लिश में भी देख लो। और सॉरी, सैलिवेरी ग्लैंड, और ये है पैनक्रियाज। ये हमारी हमें ग्रंथि पढ़नी है 3। और आहार नाल में मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी चीज़ें, और आज मैं इसका तुम्हें डायग्राम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो आहार नाल में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मुख। मुख मतलब माउथ, ये ऐसे कह देते हैं बक्कल कैविटी। मुख में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें आती हैं बताओ अभी मुख में, बताइए। मुख में देखो टीथ आते हैं, जीभ आती है, और भैया लार ग्रंथि जो हमने देखी है ये भी कहाँ होती हैं? मुख में होती हैं। तो लार ग्रंथि भी आती मुख में है, लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ इनको? पाचक ग्रंथियों में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने आपको बताया मुख हमने पढ़ना है, इसमें जीभ पढ़नी है, हमें टीथ पढ़ने हैं, 2 चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद देखो ये नोज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये क्या है? हमारा माउथ हो गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ और डायग्राम से सारी चीज़ें समझाता हूँ तुम्हें। देखो ये है हमारा माउथ और ये है हमारी नोज़। ठीक है, माउथ में हम फूड लेंगे और दांतों की सहायता से उसे चबाएंगे और फिर उसे अंदर की ओर लेकर जाएंगे। नोज़ से किसको लेकर जाते हैं भाई हम? ये नोज़ है हमारी, नोज़ से अंदर की ओर क्या जाएगी? एयर। एयर में भैया सारी चीज़ें जाएंगी, यहाँ पे एक चीज़ नहीं जाएगी, सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, अब देखो मुख से क्या आया हमारा? फूड। फूड यहाँ आ गया, और यह नोज़ से हमारे होती हुई क्या आ गई? एयर आ गई। एयर आ गई और फूड आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। दोनों चीज़ें एक स्थान पे आके मिलती हैं। उस स्थान का नाम मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई? फेरिंग्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, डेमो क्लास में, फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अच्छा, मैंने एक स्पेशल बात इसके लिए बताई थी तुम्हें। फेरिंग्स एक सामान्य मार्ग है। सामान्य मार्ग किसका है भैया? सामान्य मार्ग फूड का और एयर का, मतलब फूड और एयर का एक कॉमन पाथ है। क्या? ग्रसनी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में ये बात पूछी जाती है, यहाँ तक कि मेडिकल के एग्जामों में भी ये बात पूछी जाती है। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो भोजन तथा वायु का सामान्य मार्ग होता है? तो कौन सा मार्ग है भैया? कौन सा भाग है? फेरिंग्स, ग्रसनी। अब मैंने तुम्हें बात बताई थी, ग्रसनी आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है ग्रसनी? आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। अब देखो मैं ये अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, तुम्हें समझ में आए ज़्यादा, वरना भैया ये दोनों पाइप ऐसे होते हैं, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। और मैंने तुम्हें दोनों अलग अलग करके बता दिए हैं। अलग करके इसलिए बताए हैं क्योंकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए ये बातें। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, ग्रसनी, फहीम अख्तर, वेरी गुड। देखो जो आगे वाला होता है उसे हम कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं उसे? श्वास नली। श्वास नली, या फिर क्या कहेंगे इसे? ट्रैकिया। ट्रैकिया। और जो पीछे वाला होता है इसे हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहेंगे इसे? ग्रास नली, या कहेंगे ओइसोफेगस। क्या कहेंगे? ओइसोफेगस। जो है हमारा ग्रास, ये क्या है? श्वास नली है। क्या है? श्वास नली, जो कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों में। जस्ट इसके पीछे की ओर, जस्ट इसके पीछे की ओर होती है हमारी ग्रास नली, जो कहाँ जाएगी? हमारे अमाशय में।
मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये है क्या, हमारी ग्रास नली है। ये क्या है, हमारी ग्रास नली है, जो कहाँ जाएगी, हमारे अमाशय में। ये हमारे अमाशय में चली गई। और ये क्या है हमारी, ये वाली, ये है हमारी श्वास नली। तो देखो सारे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के मानव शरीर के सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं भैया देखो सबसे पहले डाइजेशन पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए तुम्हें पहला चैप्टर डाइजेशन ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर हमें पहला समझ में आएगा, उसके बाद सारे चैप्टर धीरे धीरे हमें समझ में आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी आप लोग ये सोचो कि मुझसे बस यही चैप्टर पढ़ाना आता है। भैया सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसा ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, शेड्यूल में ये सबसे पहले पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आगे की चीज़ें तभी हमें समझ में आती हैं। ठीक है, श्वास नली को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ग्रास नली को कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब देखो फेरिंग्स हमारी है, जिसमें भोजन और वायु दोनों चीज़ें आती हैं। अब बताओ वायु आगे की ओर आएगी या पीछे की ओर, वायु ट्रैकिया में आएगी कि ईसोफेगस में आएगी, तो वायु ट्रैकिया में आएगी, और ट्रैकिया से होते हुए फिर किस में चली जाएगी, हमारे फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों में चली जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारे फेफड़े हो गए। अच्छा, ये फेफड़े किसका पार्ट है, श्वसन तंत्र का पार्ट है, श्वसन तंत्र का पार्ट है। तो ये हमें कहाँ पढ़ना है, ये हमें वहीं पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये हमें किस में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो डाइजेशन में तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा भी देता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो है वो सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैं तुम्हें जोड़ के भी दिखाऊंगा। देखो अमाशय, अमाशय जो है हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अच्छा, आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 9 फीट होती है। कितनी होती है, 9 फीट होती है लगभग। ठीक है भाई, उसके बाद ग्रास नली किस में चली गई, अमाशय में। ईसोफेगस अमाशय में चली गई। ईसोफेगस में केवल और केवल क्या आएगा भाई, केवल और केवल भोजन आएगा। अच्छा, इसकी और भी जो बातें हम बाद में पढ़ लेंगे कि जिसमें किस किस प्रकार के पदार्थों का पाचन होता है कि नहीं होता है, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। गुड मॉर्निंग रवि कुमार, देवकरण गौतम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए ये हमारी आहार नाल का भाग है। हमने मुख में क्या देख लिया, टीथ देख लिए, जीभ देख ली। उसके बाद अभी पढ़ेंगे हम तीनों, ये जीभ भी पढ़ेंगे और टीथ भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ग्रसनी पढ़नी है भैया, ग्रसनी, ग्रसनिया फेरिंग्स कहते हैं इसको। ठीक है भाई, उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रास नली। ठीक है भाई, ग्रास नली है, इसे क्या कहेंगे, ईसोफेगस। ग्रास नली के बाद हमें क्या पढ़ना है, अमाशय पढ़ना है। अमाशय या क्या कहते हैं, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के भैया कुल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो होता है कार्डियक भाग, दूसरा होता है फंडस भाग, और तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब जो देखो ये वाला होता है कार्डियक, बीच वाला होता है फंडस, और सबसे नीचे वाला होता है पाइलोरिक। समझ में आ रही होगी बात। सबसे पहला भाग कार्डियक, बीच वाला फंडस, और सबसे अंतिम भाग होता है पाइलोरिक। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है भाई, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, अमाशय हमारा हो गया। फिर अमाशय हमारा किस में खुलता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में लगभग 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। सारी चीज़ें हम देख लेंगे। 6 से 7 मीटर लंबाई होती है। सबसे ज़्यादा पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कुल कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग है डियोडिनम। ठीक है, पहला भाग है डियोडिनम। दूसरा भाग है जेजूनम। तीसरा भाग है इसका इलियम। डियोडिनम, जेजिनम और इलियम, कुल 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से, डियोडिनम, जेजिनम, इलियम। अब मैं तुम्हें देखो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ का, अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो नहीं मिटा रहा। हाँ देखो, ये छोटी आंत हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ पे अमाशय खत्म। पाइलोरिक भाग हमारा किस में खुलता है, छोटी आंत में खुल गया। ये छोटी आंत में खुल गया। तो देखो ये जो स्थान बना है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सी हो, सी के आकार का दिख रहा है ना ये, तो ये सी के आकार का कौन सा भाग होता है इसका, डियोडिनम। कौन सा भाग है सी के आकार का, डियोडिनम। डियोडिनम किसका भाग है, छोटी आंत का।
तो बड़ी आंत किस में खुली? कार्डियक फंडस फ़हीम अख्तर, वेरी गुड। कार्डियक फंडस पाइलोरिक। ये कौन सा भाग है बताओ? बताओ भाई फ़हीम अख्तर, ये कौन सा भाग है? रवि कुमार, ये है हमारा ड्यूडेनम, ग्रहणी। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी के जैसा, ठीक है। और फिर ग्रहणी किस में जाती है? अगले भाग में, जेजुनम में, ठीक है भाई। जेजुनम, और जेजुनम किस में जाती है? फिर यहाँ पे बहुत कॉइल्ड हो जाती है, बहुत घूमती घामती जो है कॉइल्ड हो जाती है, और फिर किस में जाती है? बड़ी आंत में खुल जाती है, ठीक है। बड़ी आंत में खुल जाती है, ठीक है। देखो छोटी आंत लंबी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, और बड़ी आंत की लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन इसे बड़ी क्यों कहते हैं? लंबाई में तो ये ज़्यादा बड़ी हो गई छोटी आंत, क्योंकि इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो गई और इसकी 1.5 मीटर। ये तो छोटी है, लेकिन फिर भी हम इसे बड़ी कह रहे हैं, और ये बड़ी है फिर भी हम इसे छोटी कह रहे हैं। कारण है भैया व्यास का। इसका व्यास होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, और इसका व्यास होता है लगभग 5 सेंटीमीटर का। मतलब इससे क्या है? दुगना। इसलिए इसे बड़ी आंत कह रहे हैं और इसलिए इसे छोटी आंत कह रहे हैं। समझ में आई बात? बताओ भाई, समझ में आ गई बात? छोटी आंत का व्यास कम होता है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है, बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है लेकिन लंबाई कम होती है, इसलिए छोटी आंत बड़ी आंत इसको कहते हैं। फिर बड़ी आंत किस में खुलती है? बड़ी आंत खुलती है गुदा द्वार में। किस में खुलती है? गुदा द्वार में। गुदा द्वार होता है एनस, मतलब इससे सारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। दिख रहा है ये नीचे वाला? बताइए, दिख रहा है ना? सभी को नीचे दिख रहा है एनस? ये क्या हो गया हमारा? एनस हो गया। अब देखो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सीकम, हम पढ़ेंगे सबको अलग अलग पढ़ेंगे, फिलहाल मैं तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूँ। दूसरा है कोलोन, और तीसरा है रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, और इसको रख लीजिएगा रेक्टम। इसे हिंदी में कहते हैं मलाशय। इसमें मल इकट्ठा होता रहता है, जब ज़्यादा होता है तो वो बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा, ठीक है भाई। चलो ये तो हो गई हमारी आहार नाल की बात। आगे की बात करते हैं। ये तो हमारी आहार नाल की बात हो गई, समझ लेना भाई। देखो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? हमारे यहीं से शुरुआत हो जाती है, देख लेंगे हम अभी बाद में पढ़ेंगे तो। उसके बाद मुख किस में खुल रहा है हमारा? ग्रसनी में खुल रहा है। मुख किस में खुल रहा है हमारा? ग्रसनी में खुल रहा है। बताओ समझ में आ रही है बात? ग्रसनी किस में खुल रही है? ग्रास नली में खुल रही है। ये देखो ग्रास नली में मैंने खोल दिया इसको। ग्रास नली किस में खुल रहा है? अमाशय में। और फिर अमाशय में किस में खुल रहा है? छोटी आंत में। छोटी आंत किस में खुल रही है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत फिर किस में खुलती है? गुदा में, एनस में, ठीक है भाई। ये बातें समझ में आई होंगी सबको। ये हमारी आहार नाल की बात हो गई, ठीक है। आज से आपका बैच स्टार्ट है ये। आज से आप लगातार पढ़ सकते हैं 7 दिन तक। 7 दिन तक आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। रोज़ क्लास लीजिए, अपने टीचर को जज करिए और उसमें देखिए क्या अंतर है हमारे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में, ठीक है भाई। वेरी गुड। उसके बाद देखो अगली बात हम देखते हैं, मुख के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आहार नाल में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा भाई? माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं बताओ? टीथ हमें पढ़ना होगा, टीथ के बाद हमें पढ़ना होगा जीभ, जीभ के बाद हमें पढ़ना है लार ग्रंथि। भैया 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तुम्हारा और मेरा दोनों की बातचीत होगी तो हमें अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को। तुम मुझे आंसर दो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है कि आए पढ़ा के चले गए। सारी चीज़ों को दोनों जगह, मतलब हम दोनों लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से तुम्हें चीज़ें याद होंगी और बार बार भूलोगे नहीं तुम। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ तुम्हें रटवा दूंगा, सारी चीज़ें याद करा दूंगा यहीं क्लास में, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले हम टीथ के बारे में बात कर लेते हैं, दांतों के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। डेमो क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था टीथ, यह क्या कहते हैं इसको? दांत, ठीक है। देखो भैया दांत जो होते हैं हमारे मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। मतलब फॉस्फेट,
कहने का मतलब हुआ भैया दांतों में हमारे कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बताइए आपको, ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और दांतों का या कह देंगे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, दांतों का या कह देंगे हमारे शरीर का, दांतों का या शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है भाई बताओ, इनेमल होता है। कौन सा होता है, इनेमल होता है। ठीक है, जैसे देखो मैं तुम्हें यहाँ एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा टीथ, इस तरह से कुछ। ठीक है, इसमें एक लेयर होती है ऐसे, और बीच में ये जो होता है, ये होता है सीमेंटम, सीमेंटम मसूड़ों में धसा होता है, और ये होता है इनेमल। ये ब्लड वेसल्स वगैरह जो है यहाँ से अंदर की ओर जाती हैं। ठीक है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। दीपशिका चौधरी, जबड़ा मसल होती है भाई, एक मसल्स होती हैं, मसल से जबड़ा। ठीक है, वाइट वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है हमारा, सबसे कठोर, जो किससे मिला होता है, इनेमल से। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव मुख में। इसलिए हम क्या कहते हैं मानव को, हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। विषम दंती, हिंदी में अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है, आज वैसे भी भैया हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस है आज, इसलिए भैया हिंदी में भी पढ़ो। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो मतलब भिन्न प्रकार हो गए ना, भिन्न प्रकार के दांत हो गए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। वेरी गुड भाई आस्था, फ़हीम अख्तर, वेरी गुड। 4 प्रकार के होते हैं। देखो अगर जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होंगी तो उसे हम क्या कह देंगे, विषम। तो हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, विषमदंती। वेरी गुड। इंसीजर कैनाइन है भाई, फ़हीम अख्तर, शायद आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वेरी गुड। और जीवन में बताओ कितनी बार दांत आते हैं, मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती, ये कहते हैं डायफायोडोंट, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, डायफायोडोंट। समझ में आ रही है बात। उसके बाद एक बात और इसके बारे में, दांतों के बारे में हमें याद रखनी है, गर्त दंती। गर्त दंती, या इसे कहते हैं थीकोडोंट, या इसे क्या कह देते हैं, थीकोडोंट। गर्त दंती क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि हमारे दांत मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, गर्त दंती। वेरी गुड दीपशिका चौधरी, रवि कुमार, फ़हीम अख्तर, आस्था, वेरी गुड। 2 बार आते हैं इसलिए द्विबार दंती कह दिया। गर्त मतलब मसूड़ों के गड्ढे में धसे रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गर्त दंती। इससे हमें क्या मिलता है, मजबूती, इसलिए इससे हमें मजबूती मिलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं गर्त दंती। इस तरह की व्यवस्था किस में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है, ह्यूमन में पाई जाती है। समझ में आई होगी भाई ये बात। ठीक है, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है, मैं रफ कर देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक। सारे चैप्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसलिए भैया हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। अच्छे से डिटेल में सारी बातें करेंगे, और जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है। पेपर आपका आने वाला है, लगभग 75 डेज़ बचे हुए हैं आप लोग के पास। खूब मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो समझ लो नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं बताइए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुम देख ही रहे हो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं बार बार, एक तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है कोई। ठीक है, बहुत मुश्किल से तुम्हारे एनटीपीसी की डेट आई है भैया, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, मौका भुना लीजिए अपना। गारंटी लेता हूँ साइंस के 99% क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी से मिलेंगे, जो पढ़ाऊँगा, जो याद करवा दूँगा तुम्हें क्लास में, यहीं सब कुछ कॉपी से मिलेगा। ठीक है, हम ऐसी फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे वो जो एग्ज़ाम में आता है,
हमें गधों घोड़ों जैसा काम नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हमें वो पढ़ना है जो हमारे पेपर में आए। पेपर आपका NCERT बेस्ड बनेगा, CBSE बोर्ड NCERT बेस्ड बनेगा, और जितना भी कंटेंट मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा 100% NCERT का पढ़ाऊँगा, 100% NCERT की चीज़ें होंगी। NCERT से बाहर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जब पेपर ही हमारा NCERT से बनने वाला है तो हम क्यों पढ़ें फालतू की चीज़ें, ठीक है। और अभी तक जो चीज़ें मैंने देखी हैं तुम्हारे पेपर में, या तो NCERT से पूछा जाता है या फिर कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल जो बातें मैंने तुम्हें बताई, जैसे ओडोंटोलॉजी मैंने तुम्हें बताया, थीकोडोंट बताया, ये सब कैसी है जनरल बातें हैं। या तो बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हाई लेवल का पूछा जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से होगा, NCERT से उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ज़्यादा नॉलेज गेन करके हमें PhD वगैरह थोड़ी करनी है। हमें तो बस एक सिलेक्शन लेना है, NTPC में या ग्रुप डी में एक सिलेक्शन लेना है। ऐसी बात नहीं है कोई सा भी पेपर दो, हर जगह काम में आएंगी ये चीज़ें तुम्हारे, ठीक है। फालतू की चीज़ें कोई नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएँ, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, हमें कोई PhD थोड़ी करनी है ज़्यादा पढ़ के। पढ़ाने को तुम्हें टॉपिक है, तुम्हें 1 महीने तक लगातार केवल डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म ही नहीं होगा, 1 महीने तक तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या उस चीज़ का। PhD करनी है तो एक सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी करेंगे, फिर तो PhD करेंगे, उसके बाद नेट PhD वगैरह करके अपने प्रोफेसर वगैरह बनेंगे, है कि नहीं। बताओ भाई, संतुष्ट हो मेरी बात से आप लोग? हाँ ना में जवाब देते रहो भैया, और हमारी क्लास को शेयर भी करते रहो, अपने दोस्तों से बताओ कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, पसंद आ रही है नहीं आ रही है क्लास, ठीक है। हाँ वेरी गुड, दीपशिका चौधरी, फ़हीम अख्तर, राजन कुमार वेरी गुड, रवि कुमार वेरी गुड, शाद वेरी गुड भाई। ऐसे ही हमारा 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा तो हमें एक क्लास की जैसी फीलिंग आएगी। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं और तुम मुझसे कुछ पूछो, तभी तो अच्छा लगता है क्लास में। जैसा हमें ऑफलाइन जैसी क्लास चाहिए। बताओ भाई मोहम्मद साहब, हमें ऑफलाइन जैसा पढ़ना है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रवि कुमार बताइए, है कि नहीं। कम्युनिकेशन के लिए जो है हम लोग को बात करनी है एक दूसरे से, जिस समय ऑफलाइन जैसी फीलिंग आए। वेरी गुड, दीपशिका चौधरी, मोहम्मद साद, फ़हीम अख्तर वेरी गुड, ठीक है। चलो उसके बाद है हम दांतों के प्रकार और देख लेते हैं। प्रकार, दांतों के प्रकार हम देख लेते हैं। कितने प्रकार के दांत बताए थे मैंने तुम्हें? 4 प्रकार के दांत बताए थे। कौन कौन से दांत बताए थे बताओ? देखो, पहला दांत है हमारा कृंतक, दूसरा दांत है हमारा रदनाक, उसके बाद है हमारा अग्र चबरनाक, उसके बाद कौन सा है हमारा चबरनाक। पूरी टेबल बना दूंगा मैं यहीं पे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। याद करना ना करना आपके हाथ में है, कोशिश करूंगा सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पे याद हो जाएं। मेरे सवालों का जवाब देते रहना, बस जो मैं सवाल तुमसे पूछता रहूं उन सवालों का जवाब देते रहना, और सब जो वही बातें पूछूंगा जो बोर्ड पे हमारे लिखी हुई हैं, ठीक है। कृंतक को कहते हैं इंसीजर, इसे कहते हैं कैनाइन, इसे कहते हैं प्रीमोलर, और इसको कहते हैं मोलर, ठीक है भैया। समझिए सारी बातें। इसे शो करते हैं, इसे शो करते हैं हम आई से, इसे किससे शो करते हैं? आई से, और इसे शो करते हैं सी से, और इसे शो करेंगे PM से, और इसे किससे शो करेंगे? M से। समझ में आ रही है बात? ICPMM, इन चीज़ों से इसको शो करेंगे, ठीक है। कृंतक दांत होते हैं हमारे सबसे आगे वाले। मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको दिख रहा नहीं यहाँ पे, यहाँ बना देता हूँ, देखो समझ लेने यहीं से। छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये तो हमारा हो गया ऊपर वाला जबड़ा, और ये हो गया हमारा नीचे वाला जबड़ा, ठीक है भाई। अब देखो, ऊपर वाले जबड़े को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। और नीचे वाले जबड़े को भी कितने भागों में हमने डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, मतलब दोनों जबड़ों को हमने आधे आधे भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो हमारे सबसे आगे के सामने वाले दांत दिख रहे हैं, जो चूहों में तुमने देखे होंगे, चूहों में देखे नहीं, आगे के 2 दांत दिखाई देते हैं यहाँ पे, और नीचे से भी 2 दांत दिखाई देते हैं, चूहों में देखे होंगे तुमने ये दांत, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से होते हैं ये दांत, ठीक है।